नमस्कार। आशा है सभी आप उपस्थित हो गए होंगे। कल हमने ज्वर सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा की थी। आज कॉन्स सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर उपस्थित होना चालू हो गए हैं। माधव मिश्रा जी, दिव्या जी, विनायक जी, हर्षीत जी, मनोरंजन साहू जी, शर्मा जी, आदित्य त्रिपाठी जी, प्रायशः सभी चिकित्सक समय पर उपस्थित हो जाते हैं। आप सबको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। आज कॉन्स सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। निशांत गुप्ता, डॉक्टर निशांत गुप्ता, उन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ की है और निश्चित रूप से यदि आपका सानिध्य मिलता रहा तो भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी ने क्लिनिकल पंचकम जो मेरे द्वारा रचित है वो मंगाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोन नंबर नोट कर लें। डॉक्टर बलविंदर सिंह 94250 92284। डॉक्टर विनोद बैरागी उज्जैन में रहते हैं, इनको फ़ोन करिए, वो किताब उपलब्ध करा देंगे। फिर से मैं नंबर बोलता हूँ, आप नोट करिए। 94250 92284। किताब का नाम क्लिनिकल पंचकर्म है। डॉक्टर अनिल पांडे जी का प्रश्न है, सूर्यावर्त की चिकित्सा कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 26 त्रिमर्मी अध्याय, यहाँ पर शिरा रोगों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि 5 प्रकार का शिराशूल होता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ऐसे 5 प्रकार का बताया। भ्रषार्थ स्फुरति ही वाताद, पित्ताद सदार्थ कफाद गुरु स्यात, सर्वस्त्रोजम कृम वस्तु कंडु दौर्गंधम तोदा अरितियुतम शराश्यात। आचार्य सुश्रुत ने इनके अलावा 2 अतिरिक्त शिराशूल का उल्लेख किया है। एक है रक्तज, दूसरा क्षयज। आचार्य चरक ने रक्तज को पैतृक शिराशूल के अंतर्गत कर लिया है, जबकि क्षयज को वातज शिराशूल के अंतर्गत मान लिया है। लेकिन संख्या की दृष्टि से 5 प्रकार के शिराशूल चिकित्सा स्थान 26 त्रिमर्मी अध्याय में बताया है। आगे सिद्धि स्थान 9 त्रिमर्मी अध्याय, यहाँ पर 4 शिराशूलों का और वर्णन किया है। वहाँ पर शंखक, अर्धावभेदक, अनंतवाद और सूर्यावर्त, ये 4 शिराशूलों का अलग से वर्णन किया है। इस तरीके से टोटल 11 प्रकार के शिराशूलों का वर्णन उपलब्ध है। आपने सूर्यावर्त के बारे में पूछा है। जैसे नाम से स्पष्ट, सूर्यावर्त, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तेज होते जाता है वैसे वैसे शिराशूल में वृद्धि हो जाती है, इसलिए नाम इसका पड़ा सूर्यावर्त।
यह रक्त एवं वात से उत्पन्न होता है। रक्त एवं वात, रक्त और वात जन्य व्याधि है। प्रातःकाल मस्तलोंग, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, वो कफ का बना हुआ रहता है, वो जमा हुआ रहता है और इसलिए वायु की गति नॉर्मल नहीं होती है और इस वजह से शिराशूल प्रारंभ होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा सूर्य का, वैसे वैसे पित्त दोष की वृद्धि होगी और पैतृक शिराशूल की उत्पत्ति। सूर्य ऊपर जाएगा और जब दोपहर पश्चात ताप में कमी आती है तब पुनः बोलते हैं सूर्यावर्त। इसमें चिकित्सा के दृष्टिकोण से भोजन के पश्चात घृतपान के बाद शिरोविरेचन, जिसको हम अवपीड़न नस या धमापन नस कहते हैं, उसके लिए अपामार्ग और पिपली। तो इस तरीके से 3 दिन आपको, जैसा मैंने बताया था, 2 दिन स्नेह नस और दूसरे दिन शिरोविरेचन, टोटल 21 दिन का कोर्स आप करें। इसके अलावा शिरोवस्ती का प्रयोग भी बड़ा उपयोगी है। शिरोवस्ती का प्रयोग, शिरोवस्ती में अश्वगंधा बलादय तैल का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दुग्ध धारा बहुत ही फायदा करती है और जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध दुग्धपान, इसका प्रयोग सूर्यावर्त में करना चाहिए। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। ये बहुत ही उपयोगी है ये चिकित्सा। इसके अलावा आमल की रसायन, एक चरक कंपनी की सिफेग्रेन टेबलेट आती है जो कि माइग्रेन में दी जाती है, यहाँ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पथ्यादि सटंक्वाथ, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं सूर्यावर्त में। डॉक्टर उषा तभानी, उनका कोई पेशेंट है 25 इयर्स मेल, फैटी लीवर ग्रेड 1 के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो इसमें सबसे पहले आपको विरेचन कराना है। विरेचन त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराइए। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद विरेचन करा दीजिए। विरेचन में कुटकी 20 ग्राम, अमलतास गूदा 20 ग्राम, अमलतास और इसके अलावा त्रिव्रत 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा 100 ml बना लें और इसमें इस काढ़े में 40 ml कैस्टर ऑयल डाल दें और इसका सेवन कराएं। इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। विरेचन करने के पश्चात फिर लेखन बस्ती इसमें देना है। लेखन बस्ती मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। त्रिफला, वायवेडंग, सुंठी, गिलोय और नागरमोथा, ये 40-40 ग्राम लेकर के 1200 ml पानी में बॉयल करिए। 300 ml शेष रहने तक छान लीजिए। फिर इसमें गोमूत्र 50 ml शहद, 10 ग्राम यवक्षार और 5 ग्राम सेंधव नमक मिला के बस्ती दीजिए। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आराम होगा। इसके अलावा मेदोहर गुगुलू 2 गोली दिन में 3 बार, टैबलेट ओबेनिल 2 सुबह 2 शाम का सेवन करें। और भून निम्बादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद सेवन कराएं। और यदि अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा तली मली चीज़ें खाते हो तो इन सब चीज़ का
वर्ज्य करें, इनको मना करें। डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, उनका एक पेशेंट है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, 5 साल से है, गैस्ट्राइटिस भी है, 60 साल की उम्र है। निश्चित रूप से ये उदावर्त जैसे लक्षण हैं इसमें। तो आप सबसे पहले 5-7 दिन तक दीपन पाचन औषधि दीजिए, पंचकोल काढ़ा दीजिए खाली पेट में 30 ml दोनों टाइम। फिर अभ्यंतर स्नेहपान त्रिफलाघृत से या मूर्छित तिल तेल से कर लें सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक, और फिर विरेचन दे दें। विरेचन देने के बाद फिर निरूह वस्ती देवें। निरूह वस्ती में एरंडमूल वस्ती अच्छी रहेगी, अन्यथा सिर्फ एरंडमूल क्वाथ 300 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके, सेंधो 5 ग्राम मिला करके वस्ती दी जा सकती है। इससे डिस्टेंशन और गैस्ट्राइटिस दोनों में ही आराम होगा। इसके बाद हिंगवारी चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, या शिवाक्षार पाचन चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के बाद दोनों टाइम। शंखवटी 2 गोली 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। कांकाइन वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। आसवारिष्ट में पिपल्यासो और जीर का अध्यारिष्ट। पिपल्यासो 2 चम्मच, जीर का अध्यारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम आप सेवन कराएं, तो इसमें रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। पेट में ज़्यादा फुलाव हो, दर्द हो, तो शूल गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम और सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ आप सेवन करा सकते हैं। दिव्या त्यागी जी का प्रश्न है, नी रिप्लेसमेंट के बाद नी रिप्लेसमेंट के बाद अवस्था में क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर नी रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हल्का मालिश आप कर सकते हैं, हल्का स्वेदन भी कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में लाक्षादि गुलू, महायोगराज गुलू 2 गोली सुबह शाम को आप देवें। महारासनादि क्वाथ का भी सेवन आप करा सकते हैं। मात्रा बस्ती का प्रयोग इसमें श्रेष्ठ है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नी रिप्लेसमेंट कराया होगा। तो ऐसे में मात्रा बस्ती महानारायण तेल की, सहचर तेल की, अश्वगंधा बला तेल की 30 ml की मात्रा भोजन के बाद आप दे सकते हैं। सत्येंद्र पाल सिंह, दशांग लेप बाजार में उपलब्ध है? तो दशांग लेप हर आयुर्वेदिक दुकान में उपलब्ध रहता है, इसको कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा उपयोगी है। जहाँ भी शोफ हो, जहाँ चोट लगी हो, संधिवात हो, आमवात हो, इन सब में दशांग लेप किया जाता है। खासतौर से विसर्प में बहुत अच्छा फायदा करता है। लेकिन दशांग लेप दुग्ध में बनाया जाता है और उसमें घृत भी डालते हैं विसर्प में। तो कई प्रकार से इसका प्रयोग, लिगामेंट सिंड्रोम हो जाता है, चोट आ जाती है, मोच आ जाती है, ऐसी अवस्था में भी दशांग लेप का प्रयोग आप करें। प्रकाश पाठक जी, उन्होंने PCOD की चिकित्सा के बारे में पूछा है। इसके बारे में मैं समझता हूँ कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है, तो इसमें पहले आप विरेचन कराएं और उसके पश्चात फिर लेखन वस्ती देना है। विरेचन आप त्रिफलाघृत से या मूर्छित तिल तेल से अभ्यंतर स्नेहपान करा के तीक्ष्ण विरेचन कराएं इसमें। और तीक्ष्ण विरेचन के लिए कुटकी 20 ग्राम, अमलतास 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम और इनका काढ़ा बना लें। 40 ml कैस्टर ऑयल डालें और 125 मिलीग्राम इक्षाभिति रस, इससे विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम कराएं और फिर लेखन वस्ती दें। लेखन वस्ती का मैंने अभी बात की, कम से कम 16 वस्ती जरूर देंगे। अनुवासन के रूप में सेंधवारी तेल
का उपयोग अनुवासन के रूप में करना चाहिए। तो 16 वस्तुओं का जो कालवस्ती क्रम है वो आप ऐसे पेशेंट को दें। इसके अलावा औषधियों में त्रिफला चूर्ण, विडंग चूर्ण और गिलोय चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 3 बार उसका सेवन कराएं। ये सब कराने से पेशेंट में जो PCOD है उसके सिम्टम जाते रहेंगे। कम से कम 3 से 4 महीने तक ट्रीटमेंट आपको देना है। डॉक्टर रत्नेश शुक्ला जी, मल्टीपल स्टोन इन किडनी, मल्टीपल स्टोन इन किडनी, निश्चित है ये स्टोन फंडस में होंगे, क्योंकि जब यूरेटर में आ जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को। ऐसी अवस्था में एक वस्ती का प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें तृणपंचमूल क्वाथ, वरुणादि क्वाथ, ये 50-50 ग्राम लेके 1200 ml पानी में बॉईल करें, 300 ml शेष बचाएं और इसमें गोमूत्र 50 ml और शहद 50 ml 5 ग्राम सेंधो मिलाकर के बस्ती देवें। इस बस्ती की देने से रीनल कैलकुलस में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। एक टैबलेट क्रश आती है, क्रश, 2 गोली सुबह शाम को। और GS ट्रिप्सी के बारे में मैंने बताया था गाल ब्लैडर स्टोन के लिए, वो मेरा ही योग है, वो 2-2 गोली दिन में 3 बार। साथ में मकोय अर्क और पुनर्नवा अर्क, इसका भी सेवन कराएं। चूर्ण के रूप में गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, ककड़ी बीज चूर्ण और शतावरी चूर्ण, ये 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दें। ये रीनल कैलकुलस में तो लाभ करेगा ही करेगा, और किडनी में भी यदि कोई तकलीफ है उसमें भी ये चिकित्सा जो मैंने बताई वो लाभ करेगी। जाह्नवी त्रिवेदी, उन्होंने भी किताब के बारे में पूछा है, मैंने अभी बताया आपको। किताब का नाम क्लिनिकल पंचकर्म है। डॉक्टर वैरागी, विनोद वैरागी, उनसे प्राप्त कर 9425092284 9425092284, इनसे आप बात करके आप मंगा सकते हैं। डॉक्टर जयराम चौरे, इन्होंने प्रश्न पूछा है गर्भिणी को ज्वर कराएं। गर्भिणी में यदि ज्वर हो, आम पाचन निश्चित है, उष्ण औषधियाँ होती हैं, लेकिन लवण भास्कर है, दादिमास्टक चूर्ण है, इनसे आप वो भी आप करा सकते हैं। पूर्णता लंघन मत कराइए, हल्का आहार दीजिए उसमें। देन मंगला कामत जी ने प्रश्न किया है सेरिब्रल हेमोरेज। तो सेरिब्रल हेमरेज जब होता है तब रोगी अचानक बेहोश हो सकता है, उसको ICU में भर्ती करना पड़ता है। कम से कम 1 हफ्ता तक ICU में भर्ती करने के पश्चात लाभ प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में शिरोधारा करें। शिरोधारा नारायण तेल से, महामाज तेल से शिरोधारा करें और नस से कराएं। नस में बड़ा लाभ करेगा। नस में वचा तेल 2 दिन और 1 दिन अणु तेल 1 दिन और वचा तेल 2 दिन। वचा तेल की मात्रा होगी 6 बूंद और अणु तेल दिन में निश्चित रूप से रोगी को अच्छा आराम प्राप्त होगा। औषधियों में बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसमें निश्चित है रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर राजवीर सैनी ने अवगत कराया है कि ब्रह्म रसायन वो निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत उपयोगी औषधि है। डॉक्टर विवेक भारद्वाज, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट,
निश्चित रूप से पोस्ट कोविड जो पेशेंट होते हैं वो बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में दीपन पाचन औषधि देते हुए रसायन औषधियों का प्रयोग, जैसे आमल की रसायन, ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह, च्यवनप्राश, अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी का योग, यह पेशेंट को निरंतर दें। और साथ में अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वगंधा चूर्ण या गिलोय घनबटी, ये 2-2 गोली दिन में 2 बार जरूर दें। दूसरी बात, काढ़े का सेवन कराएं। काढ़े में गिलोय, मुलैठी, अश्वगंधा, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, ये बराबर मात्रा में लेकर के यौकुट कर लें और इस काढ़े का सेवन निरंतर कराएं। दोबारा कोरोना होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है पोस्ट कोविड में फिर रिपीटेशन भी हो जाता है। कई बार अनेक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी पेशेंट में होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया करने से साइड इफ़ेक्ट शांत होंगे। हमारे साथ हमारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक राजस्थान के डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर योगेश महाजन जी, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर दिनेश जोशी जी। नवीन जोशी तो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक, और निरंतर दर्शकों की, सुनने वालों की संख्या विश्व स्तर में बढ़ रही है। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर सजल जैन, डॉक्टर नीलेश निगम, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर आर.बी. प्रजापति, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर के.एन. गंगवार जी, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर उग्रसेन चैला जी, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर उत्तम कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार, शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर राजवीर सैनी, प्रशांत ससाने, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, चंद्रकला जी, डॉक्टर बन्ना पाठक, वरिष्ठ चिकित्सक सुनील कुमार जी, और अब तो मर्म विशेषज्ञ भी हो गई हैं मैडम पाठक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर लक्ष्मण राज पुरोहित, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर हेमलता जी, डॉक्टर गौरव पारधी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर मुखिया रवि जी, गौरव जी, आनंद आयुर्वेद, मोनिका जी, ये सब चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार ये हमारी एक प्रकार की फैमिली है। हम रोज़ाना 4 बजे बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। आज उसी श्रृंखला में कॉन्स सिंड्रोम, इसके पहले हाइपर एड्रेनलिज्म के बारे में चर्चा की थी। जब सुप्रारीनल ग्लैंड में अधिक मात्रा में हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर एड्रेनलिज्म। इसके कारण 3 प्रकार की व्याधियां प्रमुख रूप से उत्पन्न होती हैं। पहला है कशिंग सिंड्रोम, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं पहले। दूसरा है कॉन्स सिंड्रोम, और तीसरा है एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। आज हम कॉन्स सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। यह वास्तव में बहुत ही कम पाया जाने वाला रोग है। जब एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाला एल्डोस्टेरोन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, तभी कॉन्स सिंड्रोम की उत्पत्ति होती है। तो इसका मुख्य कारण है एल्डोस्टेरोन
जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड से प्राप्त होता है, कॉर्टेक्स से, इसकी अधिक मात्रा उत्पन्न हो जाने से कॉन्स सिंड्रोम नामक व्याधि होती है। इस व्याधि को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार का नाम दिया गया। यह हार्मोन शरीर में उपस्थित साल्ट एवं पोटेशियम को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावित होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और स्त्रियों में यह रोग अधिक उत्पन्न होता है। एक अध्ययन के अनुसार 30 से 40 वर्ष के व्यक्तियों में कॉन्स सिंड्रोम अधिकतर पाया जाता है। इसके निदान है एड्रिनल ग्लैंड्स के वाय भाग में अर्बुद, वाय भाग मीन्स कॉर्टेक्स, दो भाग होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, कॉर्टेक्स और मेडुला। वाय भाग में कॉर्टेक्स और अंतः भाग में होता है मेडुला। तो जब एड्रिनल ग्लैंड के वाय भाग में अर्थात कॉर्टेक्स में अर्बुद उत्पन्न हो जाए या दोनों एड्रिनल ग्लैंड की अतिशय वृद्धि अचानक अधिक मात्रा में बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, तब भी हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड के संपूर्ण भाग में ट्यूमर का होना, एड्रिनल ग्लैंड में संपूर्ण भाग में ट्यूमर हो जाए तो भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिक मात्रा स्रावित हो जाती है, जिससे यह रोग उत्पन्न होता है। इसके लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो जब ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ पेशेंट आपके पास आए तो एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि कहीं कॉन्स सिंड्रोम की वजह से तो नहीं है। पोटेशियम की कमी के कारण मसल्स में दुर्बलता हो जाती है और इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी आप कह सकते हैं। अत्यधिक मूत्र प्रवृत्ति होती है जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अत्यधिक तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, और शिराशूल हमेशा बना रहता है और ऐसा लगता है कि शरीर में कोई पिन या निडिल को चुभ हो रहा है। आई साइट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है और पैरालिसिस के आवेग भी आ सकते हैं, यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। मसल्स ट्विचिंग और क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर ट्विचिंग, ये लक्षण भी कॉन्स डिसीज में पाया जाता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, संतुलित दिनचर्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पथ्य का पालन और जो लक्षण दिखे उनकी चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा। ब्लड प्रेशर चूंकि इसमें बढ़ा रहता है, ऐसी अवस्था में सर्पगंधा बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को मकोए अर्क के साथ दें। मकोए अर्क, इससे तत्काल ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अन्यथा जो मैंने योग आपको बताया है, शंखपुष्पी 100 ग्राम, 50 ग्राम गोक्षुर और 25 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, ये भी 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन आप करा सकते हैं। अश्वगंधा और गोक्षरादि चूर्ण, अश्वगंधा 100 ग्राम, गोक्षरादि चूर्ण 50 ग्राम, दोनों को मिला लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। इसके अलावा सडंग पानी भी बड़ा लाभ करता है। मुस्त परपट कोशीर चन्नोदीच नागरी है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, यह भी सुप्रारीनल ग्लैंड जब हाइपरट्रॉफी होती है उसमें लाभ पहुंचाता है। 500 मिलीग्राम सुबह शाम को आधा कप दूध में मिला करके सेवन करें। इसके अलावा पुष्कर मूल और अर्जुन छाल चूर्ण, पुष्कर मूल 100 ग्राम, अर्जुन छाल 100 ग्राम, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार
इसका सेवन करें। औषधियों में, रस औषधियों में प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम और तृणकांत पिष्टी 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, तृणकांत पिष्टी 250 मिलीग्राम। ये शहद के साथ दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, ट्विचिंग मसल्स, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, उसके लिए टैबलेट नियो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, चरक कंपनी की है, ये बड़ी उपयोगी है, इसमें कुचला रहता है। नस्य कर्म करना चाहिए अणु तेल से और वचा तेल से। अणु तेल की मात्रा है 2 से 4 बूंद और वचा तेल की मात्रा है 6 बूंद। इसका निरंतर प्रयोग करें, 2 दिन वचा तेल और 1 दिन अणु तेल, ऐसा निरंतर प्रयोग करें, इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। वाह्य अभ्यंग और स्वेदन ये लगातार करते रहें, इससे शरीर में ताकत आती है, त्वचा में जो क्रैम्प्स है वो भी आराम मिलता है इससे। इसके अलावा शिरोधारा, कंटिन्यू फ्लो ऑफ द ऑयल ऑन द फोरहेड, ये भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है, क्योंकि कभी कभी पैरालिसिस का अटैक आता है, उसके लिए पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए भी ये लाभ करेगा, तो शिरोधारा जरूर कराएं। और मृदु विरेचन कराएं, वो कैस्टर ऑयल से भी करा सकते हैं। 30 ml 50 ml दुग्ध प्रातःकाल खाली पेट में दे दें, इससे मृदु विरेचन रोगी में हो जाता है। साथ साथ में योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ये जरूर प्रयोग करें और अधिक मात्रा में साल्ट का प्रयोग न करें। श्राहशूल हो तो टैबलेट सिफेग्रॉन 2 गोली दिन में 2 बार, पथ्यादिक्वाद 20 ml पानी भोजन के बाद। अगर पॉलीयूरिया हो, बहुत पेशाब जाती हो, तो टैबलेट नियो जैसे मैंने बताई। बहुत प्यास लग रही हो तो सडंग पानी का सेवन आप करें। आई साइट की प्रॉब्लम है तो अक्षी तर्पण करें। अक्षी तर्पण मैंने आपको बताया है, अक्षी तर्पण बहुत ही फायदेमंद चिकित्सा है। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स हैं उसके अनुसार भी हमें अपना चिकित्सा क्रम बनाना चाहिए। इसमें मैंने बताया कार्डियक इरिदीमिया, हृदय गति में अनियमितता, ऐसी अवस्था में हृदयाणु रस, योगेंद्र रस, मुक्ता प्रवाल पंचामृत आदि औषधियों का सेवन कराना चाहिए। टैबलेट अबाना या टैबलेट अर्जुनिन, इनका भी प्रयोग आप पेशेंट के लक्षणानुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स सिंड्रोम के बारे में हमने चर्चा की। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी एक नए रोग के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय आयुर्वेद।